हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम बात करने वाले हैं फिलिप लार्किन की पोयम डिसेप्शन के बारे में। दोस्तों, मैंने फिलिप लार्किन की पहले भी काफ़ी सारी पोएम्स डाली है अपने चैनल पर, जैसे कि चर्च गोइंग, कट ग्रास और एम्बुलेंस। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वो वीडियोस को मेंशन कर दूंगी। पोएम की शुरुआत करने से पहले हम कुछ बातें जानते हैं फिलिप लार्किन के बारे में। दोस्तों, फिलिप एक इंग्लिश पोएट, नॉवेलिस्ट और एक लाइब्रेरियन थे। वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश पोएट रहे हैं 20th सेंचुरी में। उनका काम जाना जाता था उनकी क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी और एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स जैसे कि टाइम, डेथ और ह्यूमन कंडीशन के बारे में। मतलब कि वो अपने काम में टाइम, डेथ और ह्यूमन कंडीशन को मेंशन किया करते थे। उन्होंने डिसेप्शन लिखी थी 1967 में और उसे पब्लिश करा था पहली बार अपनी कलेक्शन हाई विंडोज में इन 1974। दोस्तों, इस पोयम में पोएट ने एक्सप्लोर किया है थीम जैसे डिसऑनेस्टी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप के अंदर जो प्रॉब्लम स्ट्रगल्स आते हैं वो, और अनसर्टेनिटी ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन। पोयम में स्पीकर एड्रेस करता है अपनी लवर को ऑन लाइस एंड इल्यूजन दैट ऑफन अकम्पनी इमोशनल कनेक्शन। मतलब कि अपनी लवर से झूठ बोलता है, उसको धोखे में रखता है इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए। उन्होंने इस पोयम में, लार्किन ने इस पोयम में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का यूज किया है और ह्यूमन कंडीशन को एग्जामिनेशन किया है विद अ सेंस ऑफ डिल्यूजमेंट एंड रियलिज्म। चलिए दोस्तों, अब इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। पोयम की शुरुआती लाइन में स्पीकर बोलता है, ऑफ कोर्स आई वॉज स्ट्रक्ड एंड सो हेविली आई डिड नॉट रीगेन कॉन्शियसनेस अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग। इस लाइन का मतलब है, यहाँ स्पीकर कह रहा है कि उसको ड्रग्स दिए गए थे और इतने ज़्यादा क्वांटिटी में दिए गए थे कि अगले दिन वो सुबह तक उसको होश ही नहीं आया। इंडिकेट करता है कि उसको अनकॉन्शियस करने के लिए ज़्यादा ड्रग्स दिए गए थे। फिर वो बोलता है, आई वॉज हॉरिफाइड टू डिस्कवर दैट आई हैड बीन रूइंड एंड फॉर सम डेज आई वॉज इनकॉन्सोलेबल एंड क्राइड लाइक अ चाइल्ड, किल्ड और सेंड बाय टू माई एंड। इस लाइन में स्पीकर अपने रिएक्शन के बारे में बताता है जब उससे रियलाइज किया कि उसकी जिंदगी बदल गई है या उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है। उसको ये बात समझ के शौक लगा और कुछ दिन तक वो बहुत दुखी था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने ऐसे टाइम को एक्सपीरियंस किया जहाँ उन्होंने ये सोचा कि वो मार दिया जाए या फिर उसको उसकी आंट के पास भेज दिया जाए, जहाँ पर स्पीकर सेफ फील करता हो। ये लाइन ली गई है मेह्यूज लंदन लेबर एंड लंदन पुअर में से, जो एक सोशल कमेंट्री है। इसमें एक पर्सन अपने खुद के दर्द को, ट्रॉमा को जिक्र कर रहा है जो उसने एक भयंकर और खतरनाक सिचुएशन में एक्सपीरियंस किया था। ये लाइन इमोशनल और पेनफुल सिचुएशन को दिखाती है जिसमें उसको अपनी बेइज्जती और ऐसा लगा था कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई हो और वो इमोशनली ज़्यादा ही वीक हो गया था। दोस्तों, फिलिप लार्किन ने मेह्यूज की लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर की ये जो लाइनें हैं, इसको अपनी पोयम डिसेप्शन में इसलिए यूज़ किया है ताकि वो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सके बिटवीन टू काइंड्स ऑफ सफरिंग, दो तरह की सफरिंग के बीच में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सके। ह्यूज के वर्क में एक डीप एक्सप्लोरेशन मिला है पुअर लोगों की ज़िंदगी में, गरीब लोगों की ज़िंदगी का और वर्किंग क्लास के पीपल का, जो विक्टोरियन लंदन के टाइम पर थे। पोयम में ह्यूमन सफरिंग को दिखाया गया है और वहीं पे लार्किन की जो पोयम है वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल पेन को दिखाती है। अगर आपको लंदन लेबर एंड लंदन पुअर की पूरी पोयम चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वो भी मेंशन करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब फिलिप लार्किन ने अपनी पोयम डिसेप्शन की शुरुआत की थी, इवन सो डिस्टेंट आई कैन टेस्ट द ग्रीफ बिटर एंड शार्प विथ स्टॉक्स ही मेड यू क्लब। इन लाइनों में पोएट कहते हैं कि मैं इतनी दूर से भी दर्द का एहसास कर सकता हूँ जैसे वो किसी और के दर्द को फील कर रहे हो। बिटर एंड शार्प विद स्टॉक का मतलब है
कि ग्रीफ जो दुख है, जो तकलीफ है, उसका टेस्ट कड़वा और तेज था। मतलब कि वो दुख बहुत ही ज़्यादा गहरा था, जैसे कोई चीज़ जो दर्द दे रही हो और वो ग्लब करने पर मजबूर था। मतलब वो उस दर्द को जीने के लिए कंज्यूम कर रहा था, बर्दाश्त कर रहा था। आगे स्पीकर बोलता है, द सन्स ओकेजनल प्रिंट, द ब्रिस्क ब्रीफ, वरी ऑफ अ व्हील्स अलोंग द स्ट्रीट आउटसाइड। लाइनों में सन्स ओकेजनल प्रिंट का मतलब है कि कभी कभी सूरज की रोशनी मिलती थी जो थोड़ी होप दिखाती थी, लेकिन वो टेम्परेरी थी। ब्रिस्क ब्रीफ वरी ऑफ व्हील्स का मतलब है जो लोग और चीज़ें बाहर से गुजर रही थी वो छोटी और जल्दी में थी। मतलब लाइफ के छोटे वरीज को ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं वो, लेकिन जब डीप ग्रीफ हो, जब दर्द ज़्यादा हो, तो वो सब सेकेंडरी लगता है। बेसिकली पोएट कह रहे हैं कि एक होप तो मिलती है, एक होप दिखाई देती है, लेकिन वो होप भी टेम्परेरी होती है जब दर्द ज़्यादा होता है, जब दुख ज़्यादा होता है। आगे वो बोलते हैं, वेयर ब्राइडल लंदन bows द अदर वे एंड लाइट unanswerable and tall and white forbids the scar to heal and drives shame out of hiding। इन लाइनों में ब्राइडल लंदन का रेफरेंस एक पॉजिटिव और एक शादी की तरफ सिंबल कर रहा है, लेकिन अदर वे का मतलब है कि वो पॉजिटिविटी अब उल्टा जा रही है, मतलब वो नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव शो हो रही है। लाइट एक मेटाफॉर है जो ट्रुथ को दिखाता है, सच्चाई को दिखाता है, जो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है और हीलिंग को रोकता है। ये स्कार को हील नहीं होने दे रहा और शेम को सबके सामने ला रहा है। मतलब जो दर्द और शर्म छुपी हुई थी वो अब सबके सामने आ रही है। स्पीकर बोलता है, ऑल द अनहर्ड डे योर माइंड ले ओपन लाइक अ ड्रॉर ऑफ नाइफ्स। दोस्तों ये लाइन सिखाती है कि जो इंसान का माइंड था वो पूरी तरह से ओपन था, जैसे एक ड्रॉर जिसमें छुरियां रखी हैं, नाइफ्स रखे हुए हैं। ये मेटाफॉर है जो दिखाता है कि जो थॉट्स और इमोशन चल रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थे, शार्प थे, जैसे हर एक याद और फीलिंग सिर्फ दर्द की हो, सिर्फ पेन की ही हो। पूरा दिन बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मतलब कि जब इंसान दर्द में होता है तो वक्त भी ऐसे धीरे हो जाता है कि उसको और ज़्यादा पेन महसूस होता है। लेकिन उस दर्द में माइंड बिल्कुल फिल्ड था, मतलब कि जो दिमाग था उसमें इतने थॉट्स आए जा रहे थे, वो थॉट्स वो फीलिंग्स बंद ही नहीं हो रही थी। दोस्तों ये लाइनें एक इंटेंस इमोशनल ग्रीफ और मेंटल स्टेट को दिखाती है। पोयम काफ़ी हैवी है, जो एक पर्सन की मेंटल स्ट्रगल और उसके पेन को दिखा रही है। द लाइट यहाँ पे होप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बल्कि पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो लाइट जो है पेन को और ज़्यादा उभार देती है और ज़्यादा शोकेस कर देती है, जिससे कि हीलिंग जो प्रोसेस है हील करने का वो डिफ़िकल्ट हो जाता है और जो हमारा दर्द है, हमारी शर्म है, वो लोगों के सामने आ जाती है। यहाँ पे जो भी थॉट है, जो भी मेमोरी है, वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, जो उस गिल्ट को, उस दर्द को सिर्फ बढ़ाए जा रही है। ये स्पीकर बोलते हैं, Plum's ears have buried you. I would not dare console you if I could। यहाँ पे स्पीकर कह रहा है कि वक्त और मुश्किलें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि इंसान को दफना चुकी है। यानी उनका जो इनर सेल्फ है, उनकी जो स्पिरिट है, उसको ख़त्म कर चुकी है। यहाँ पर स्लम्स एरिया का मतलब है कि पुअर लाइफ कंडीशन और टाइम ने इंसान को इतना बदल दिया है कि उनके दर्द को समझना अब इम्पॉसिबल हो गया है। पोएट ये भी कह रहा है कि अगर वो मदद भी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उनका दर्द इतना गहरा हुआ है कि कुछ भी उनको कंफर्ट नहीं दे सकता, उन लोगों को कुछ भी कंफर्ट नहीं दे सकता कोई भी। ये वो बोलते हैं, what can be said except the suffering is exact, but where desire takes charge, readings will grow erratic।
दोस्तों, इस लाइन में स्पीकर कह रहा है कि इंसान का दर्द समझना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो सफरिंग है, जो पेन है, वो अपना एक रूल होता है। सफरिंग का एक अपना रूल होता है, वो हमेशा एग्जैक्ट नहीं होती। जब इंसान की डिजायर्स उस दर्द को समझने या कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। मतलब आप इन दुखों को कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर कोशिश भी करोगे तो सब उलट पुलट हो जाएगा। और वो इमोशंस और थॉट्स जिसे इंसान समझना चाहता है, वो ही अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। इरेक्टिक का मतलब है अनप्रिडिक्टेबल। जब आपको नहीं पता कि कैसे वो इमोशंस और थॉट्स जो हैं समझना चाहते हैं, उसको भी हम लोग समझ नहीं पाते। किसी के हम इमोशंस को नहीं समझ पाते, क्योंकि लोगों के जो मूड्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो शिफ्ट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, क्योंकि उनके दर्द को वही लोग समझ सकते हैं जिन पर वो दर्द बीतता है। मतलब डिजायर को कंट्रोल करते हुए इंसान का दर्द और इमोशन कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग हो जाता है। आगे स्पीकर बोलते हैं, फॉर यू वुड हार्डली केयर दैट यू वर लेस डिसीव्ड आउट ऑन दैट बेड दैन ही वॉज स्टम्बलिंग अप द ब्रीथलेस स्टेयर टू बर्स्ट इनटू फुलफिलमेंट डिसोलेट एटिक। दोस्तों, इन लाइनों में स्पीकर कह रहा है कि तुम्हें ये बात जानने का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम जितना डिसीव हुए हो, जबकि तुम्हें लग रहा है सामने वाले की बात सच नहीं है। वो आदमी जो ब्रीथलेस स्टेयर चढ़ रहा था, ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और उसकी सांसें हाफ रही है, वो ज़्यादा गलत था। ये बेड की जो इमेज है वो दिखाती है एक वल्नरेबल पोजीशन को, जबकि स्टेयर की इमेज एक स्ट्रगल को दिखाती है। ऊपर जाने की कोशिश करते हुए उस आदमी को फुलफिलमेंट का इल्यूजन मिला, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचा तो वो बस एक एम्प्टी और डिसोलेट एटिक था। मतलब कि वहाँ पे खाली एटिक था, खाली जगह थी जो घर के सबसे ऊपर होती है। ये फुलफिलमेंट, आइसोलेट एटिक का मतलब है कि जो इंसान फुलफिलमेंट की चाह में था, डिजायर में था, उसको वो कुछ भी नहीं मिला, बस एक उदासी मिली। तो इन लाइनों में स्पीकर ने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई इंसान सीढ़ी चढ़े जा रहा है, उसका दम निकल रहा है, बिल्कुल हाफता हुआ सीढ़ी चढ़ रहा है, जब वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है, जब वो अब टॉप पे पहुंचता है, तो उसको क्या मिलता है? एम्प्टीनेस, अबेंटमेंट, डिल्यूजमेंट। वो कुछ नहीं मिलता सिवाय निराशा के। तो यहाँ पे स्पीकर इन लाइनों के जो एग्जाम्पल दिया है उसके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं, जिस डिज़ायर को, जिस चाह को पाने की इंसान इतनी कोशिश करता है, उसके लिए ना जाने क्या क्या करता है, लेकिन जब वो मंजिल पहुंचता है, मंजिल के पास तक पहुंचता है, तब उसके हाथ सिर्फ निराशा आती है, सिर्फ दर्द आता है। दोस्तों, ये लाइंस दिखाती है कि इंसान का दर्द और सफरिंग कितना ज़्यादा गहरा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जब डिज़ायर्स और इल्यूजन, मतलब कि जो चाह है, जो कुछ पाने की चाह है, उस सफरिंग को समझाने की कोशिश करते हैं पोएट, तो वो और कंफ्यूजिंग हो जाती है। हमारे अंदर एक होप होती है, एक डिज़ायर होती है, इच्छा होती है, और वो फुलफिल ना हो, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग निराश हो जाते हैं। पोएट कह रहा है कि किसी को कंफर्ट देना मुश्किल है जब उनका दर्द इतना इंटेंस हो। फुलफिलमेंट की जो इल्यूजन है, डिज़ायर को पाने की जो चाह है, वो बस एक झूठी है। वो एक झूठ है जो इंसान को सिर्फ और ज़्यादा दर्द देती है और ज़्यादा उदास करती है। दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो। कल मैं फिलिप लार्किन की पोएम टॉड्स को अपलोड करने वाली हूँ अपने चैनल पे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।